Switch to DD India. नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोविड संक्रमण हर दिन एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। मामले कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम कोविड से जुड़ी हर सावधानी का पालन हर हाल में करें। हल्के लक्षण वाले कोरोना वायरस का इलाज घर पर संभव है। लाखों लोग घर पर रहकर इसे मात देने में सफल हुए हैं। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप कोरोना वायरस से जुड़ा अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हर सवाल, हर शंका का सटीक और सही जवाब आपको यहां पर मिलेगा हमारे एक्सपर्ट्स से, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए और हमारा नंबर मिलाइए। हमारा नंबर है 011-233-87-031। ये नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूं तेजेंद्र और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनिल टॉमस। Well, thank you, Tejendra. Well, over the next 60 minutes, this is your live show where you can get all your doubts cleared. Here in this particular program, we'll solve all your queries related to COVID-19. You can call on the number that's flashing on your screens. I'll repeat the number again, 011-2338-7031. You can also hit on our DD News Facebook live page and also go on to our Twitter handles asking about questions that you have in your mind, questions that need more clarity. But remember, this particular fight is far from over. The cases have come down, but we still need to go to hospitals if a need arises. So if or what are the ways in which one can get himself or herself treated at home, or when is the requirement to head to the hospital? Lots of questions that you might have in your mind. Well, we got an expert panel this afternoon to join us. Three eminent experts, three eminent doctors joining us this afternoon to take you through, to answer to all the queries that you have in your mind. So don't hesitate, pick up the phone or just tweet in a question. We'll get those questions answered with our expert panel of questions. We got three eminent doctors joining us this afternoon. Let me begin by introducing all three to you at this point of time. We got Dr. Ashutosh Biswas, who is the Professor, Department of Medicine, AIIMS Delhi, joining us. We also got Dr. Rakesh Kumar, Professor, Department of ENT, AIIMS Delhi, joining us. And we've got Dr. Madhul Kumar Daga, Professor, Department of Medicine, Maulana Azad Medical College, joining us this afternoon. So let's get started. जी बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का। और डॉक्टर आशुतोष बिस्वास, आपके साथ ही इस प्रोग्राम की आज शुरुआत करना चाहूँगा। और सबसे पहले एक चीज़ जो हम सब देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, 7-8 दिनों से जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, मेडिकल सुविधाएं जिसको जहां पर चाहिए उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन ऐसे में भी हमें बिल्कुल सतर्क रहना है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। यही मानकर हम आगे बढ़ें और इस लड़ाई को हमें जीतना है। डॉक्टर आशुतोष, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ जी, बीच में आवाज कट गई थी। हेलो जी डॉक्टर साहब, ये आज जिस तरह से पिछले कुछ 7-8 दिन से केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं और रिकवरी रेट भी देश में बढ़ रहा है, एक प्लेट्यू की हम बात कर रहे थे इस सेकंड वेव में, वो नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो सतर्कता हमने बरती है इन केसेस को नीचे लाने के लिए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो हम लगातार पालन करते रहें अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो। देखिए, सही बात है, आपने एकदम सही पॉइंट में आपने हिट किया। और आपके चैनल के माध्यम से डेली हम मॉर्निंग इवनिंग 24 आवर्स हम ही बताते हैं कि किसी भी हालत में कोरोना जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको बिल्कुल ही रिलैक्स नहीं करना है। और चाहे वेव्स ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये तो इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। बट हमें अब जो डाउनग्रेड है, जो केसेस आ रही हैं, इसमें हमें देखना है कि एक तो है कि लॉकडाउन इफेक्ट, उसमें लॉकडाउन तो हम 12 महीना नहीं रख सकते, तो इसमें एक तो केसेस कम आने लगे हैं। तो इस सेकेंड पॉइंट है कि हमें एक बिहेवियर जो है, ह्यूमन बिहेवियर, मैं तो कहूंगा ये बिहेवियरल डिजीज है। क्योंकि जब हम देखते हैं केस कम होने लगते हैं तो हम बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं, मार्केट में घूमने लगते हैं, शॉपिंग करने लगते हैं, मास्क यूज नहीं करते हैं, तो हम बिल्कुल
ढीले हो जाते हैं एंड रिलैक्स हो जाते हैं। बट ये कभी भी नहीं करना है, हमें बिहेवियर जो है, ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको स्ट्रिक्ट हमें फॉलो करना है। सेकेंड है कि हम अभी बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव, सेकेंड वेव अभी जस्ट डिक्लाइन स्टार्टेड, मे बी देयर विल बी अ थर्ड वेव आल्सो, and how much it is, how bigger it is, we don't know still, because there are these waves, really why this wave has come. This second wave is more, it has shown already its giant behavior that claimed many hundreds and thousands and lakhs people. So what is the reason? Reason is that one, already that we have realized the behavior, already we have become so much relaxed. Second is probably the mutation part is also contributing to some extent to, because it has shown that more infectious, it has gone into a lot of people. So इसमें भी एक पॉइंट है, म्यूटेशन पॉइंट है। और ये आरएनए वायरस है, ये ना इसकी जो जेनेटिक है, रेप्लिकेशन है, ऑलवेज इसमें कुछ एरर्स होते हैं। और ये एरर मतलब ये कि म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का पार्ट देखना है कि ऐसे स्मॉल म्यूटेशन है, लार्ज म्यूटेशन है। अगर लार्ज म्यूटेशन इसमें होती है तो फिर नेचुरली देयर विल बी मोर विरुलेंट होगा। अगर म्यूटेशन पार्ट कम है, इट्स नॉट वाइड, सो हो सकता है कि विरुलेंसी ऑफ दिस वायरस में बी लेस एंड लेस इफेक्ट होगा, लेस सीवियरिटी होंगे, लेस लोग मरेंगे और इन्फेक्शस जो रेट है वो कम होंगे। तो अभी भी हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट ऑलवेज देयर इज अ वेव, क्योंकि एक वायरस, ये वायरस एक बार ह्यूमन सर्कुलेशन में आ गया तो ये इजीली जाने वाला नहीं है। ये हमें तो ऑलरेडी मोर देन 1 ईयर हमने देख लिया, 2 वेव्स ऑलरेडी हमने देख लिया, मे बी एक्सपेक्टिंग ए 3 वेव, थर्ड वेव आल्सो कमिंग। सो वंस इट हैज गॉन इनटू ह्यूमन सर्कुलेशन, ट्रांसमिशन गोइंग ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो इसमें आपको एकदम हम तो इमीडिएट इराडिकेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट इस वायरस को हम ह्यूमन सर्कुलेशन से बिल्कुल ही इमीडिएटली हम नहीं कर सकते। बट यस, इसको हम बहुत जो है लो लेवल तक हम ट्रांसमिशन को सप्रेस कर सकते हैं अगर हम ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। और सेकंड इज द वैक्सीन, वैक्सीन इज द लाइफ लाइन। सो नाउ वैक्सीन से इम्यूनिटी हो रही है। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी लोग, उसमें नेचुरल इम्यूनिटी हो रही है। तो इसमें हमें देखना है कि बट इम्यूनिटी की एक प्रॉब्लम है, जो डिमेरिट है, 6 to 8 months और मैक्सिमम 1 ईयर तक इसकी लॉन्जिविटी है। वी डोंट नो येट कि ये जो लॉन्जिविटी है ये सही कितना पूरा Well, we also got Dr. Rakesh तक न्यूट्रलाइज। और सो 6 के बाद फिर क्या होगा? फिर वो waves again, this wave will come, third wave. So there are many apprehension, but the one thing is must that we have to follow all this COVID appropriate behavior till we are out of danger completely. The infection rate is almost brought down to 0. Okay, Dr. Rakesh Kumar, clearly as Dr. Biswas mentioned here, is this because there is a lockdown or a partial lockdown or a break the chain initiative that's been carried out across various states that we are seeing these numbers come down? And what could be the next step now to keep that second wave under check? I think you're absolutely right that because of the lockdown and curfews, the chain has been broken. But this is what has been forced onto the people. Now, this is what the government can do. Okay. Next thing is what the people has to do, because government alone can't fight with the disease like corona, which is pandemic. It is the citizen who has to take responsibility, and they have to show the responsible behavior in form of COVID appropriate behavior, like use repeated hand washing, use sanitizer if hand wash can't be done, and use mask, particularly if you are exposed in a high risk area like with the patient, and in the crowded area, prefer to use even the double mask. And also keep distance, because once this lockdown will open, people start pouring onto the roads, into the market, and the festivity starts. That we have to be very, very careful. Okay. Because the virus this time is much more effective in spreading. Okay. It's much more serious. It spread very fast. So in first wave, it was not that infectious.
The second wave, it is much more infectious. So the responsibility for us the citizen, have increased manifold. So don't let your guard down. So you have to be absolutely on your toes as far as COVID appropriate behavior is. Okay. Also, I will add that get yourself vaccinated, because vaccine is one of the important aspect in preventing this corona infection. So this is very important, and as Professor Ashutosh told, this is not going away anytime soon. Okay. So don't think that you are tired. Continue your guards on. जी, डॉक्टर मृदुल कुमार दागा, एक सवाल ले लेते हैं। हमारे फेसबुक पर एक दर्शक जय मांझी हैं, ये जानना चाहते हैं कि उन चीज़ों का क्या किया जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, बहुत सा ऐसा सामान है जो बायो वेस्ट है अफेक्टेड पर्सन से रिलेटेड, वो कह रहे हैं कि उसको आम डस्टबिन में तो डाल नहीं सकते, तो इससे अगर निजात पानी है तो किस तरह से इससे निजात पाई जाए? कौन से ऐसे तरीके हैं बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो घरों से निकल रहा है? बहुत ही वाजिब सवाल है, और मेरा ख्याल है कि अभी तक आई थिंक इको हो रहा है वॉइस, अभी तक सरकार का या हम लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया है, क्योंकि हम पेशेंट केयर में इतने बिजी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। देखिए, जनरली घर पे जो है मरीज और उनसे जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है वो बहुत कम है। वो बायोमेडिकल वेस्ट ज्यादा से ज्यादा आप जो मास्क यूज कर रहे हैं अगर उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो वो है, बाकी तो कुछ ऐसा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट घर पे नहीं होगा। हाँ, अब जब बिस्तरों की कमी थी तो काफी लोगों ने घर पे अपने इलाज किया, उनको दवाइयां घर पे लगी, इंजेक्शन लगने लगे, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंजेक्शन लगा रहा है या जो यूज कर रहा है नीडल और सिरिंज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अपने साथ ले जाए और जो गाइडलाइंस है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल की उस तरह से डिस्पोज ऑफ करे। पर फिर भी हमने एक सजेशन दिया है कि सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कॉलोनीज के या जो भी एसोसिएशन है वो एक कॉमन कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं अपने कॉलोनी में, और फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी को कि वो वहां से पिक करे इसको। तो ये 2-3 चीजें करने की जरूरत है, और ये बहुत जरूरी है जिससे कि ये इसके कारण कुछ और प्रॉब्लम ना हो। पर हालांकि ज्यादातर मैं ये कहूंगा इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ ये सब चीज करने की बहुत जरूरत है। Okay, Dr. Biswas, when you look at the challenge now, the bigger challenge that India faces, especially, vaccination in cities is going pretty fine. But do you somewhere feel the vaccination in rural areas, that's going to be the next big challenge when one looks at challenges, especially when it comes to fighting this pandemic? Yes, there is no doubt about it that everybody should be vaccinated. That's the one goal, because we have seen now the children are also affected. There is a paradigm shift from the the first the wave and the second wave, and then in this already we have seen a lot of people, children, people, young people are affected. So irrespective of the age, I think we should go about the vaccine. Now the question is the availability in the rural versus urban. So there is, I don't think there is any difference in terms of human body, but yes, there are a lot of thoughts कि शायद ये बीमारी गांव में नहीं है, वह गांव के जो लोग हैं वो इम्यूनिटी ज्यादा है क्योंकि दे आर डूइंग एक्सरसाइज, सनलाइट एक्सपोजर बहुत है, विटामिन डी एंड ऑल दे आर फुल। सो जो एक्सरसाइज है ज्यादा को करते हैं। अर्बन जो लाइफस्टाइल है, hypertension, diabetic, comorbidities, there are a lot of risk factor, lack of exercise. So probably these are also are risk factor for getting this infection more in the city. But this is not really, it has been seen that it is also spreading in the rural area. So how to now provide this vaccine irrespective of this discrimination, urban versus rural, everybody I think should go for it without any second thought. That is because this vaccine is the lifeline now and everybody should go for it. Initially we thought probably the first wave after when it was going down, probably corona has gone,
लॉट ऑफ पीपल दे थॉट कि नहीं अब तो कुछ नहीं है, कोरोना चला गया, वैक्सीन से क्या होगा, वैक्सीन का भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ थॉट वाज गोइंग ऑन. सो ये बिल्कुल ही नहीं सोचना है. वैक्सीन इज द आई थिंक इज द लाइफ लाइन नाउ एट दिस मोमेंट टू फाइट कोरोना अगेंस्ट कोरोना. बिल्कुल, तो वैक्सीन बेहद अहम है और ये जरूर लेना चाहिए. और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक वर्मा है लखनऊ से. डॉक्टर राकेश, आप इनका सवाल सुनिएगा और इनका जवाब दीजिएगा. दीपक जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए. जी नमस्कार. नमस्कार दीपक जी, अपना सवाल पूछिए. जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ब्लैक फंगस के शरीर पर लक्षण किस तरह दिखाई देते हैं? Okay. His question is very simple. The symptoms for black fungus. जी देखिए, ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस जो सबसे मुख्यतः जो आजकल हो रहा है वो नाक के अंदर या साइनस में है. तो सबसे पहला जो लक्षण है जिसके लिए हम सबको ध्यान रखना है, स्पेशली जिनका कोविड ठीक हुआ है या जिनको डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटिक है, तो सबसे पहले होता है कि नाक बंद होना, खासतौर से एक तरफ नाक बंद होना, उधर से नाक में से गंदा पानी आना या पानी के साथ साथ खून निकलना. उसके बाद हेडेक होता है, और अगर हम तब भी उसका ख्याल ना रखें तो उसके बाद धीरे धीरे बाकी सिम्टम्स आते हैं जो लेट आते हैं, जैसे कि चेहरे का जो स्किन है वहाँ पे कालापन होना या लाल हो जाना, आंख के अंदर सूजन, आंख की जो पलक है उस पर सूजन, फिर आंख से दिखाई कम होना या फिर दो दिखाई देना. और अगर उस वक्त भी हम लोग वेट करते हैं तो उसके बाद फिर ये दिमाग तक जाता है तो बाकी चीजें स्टार्ट होती हैं. तो बाकी जो चमड़ी का रंग बदल रहा है या आंख सूज रहा है, वहां तक हम लोगों को इंतजार नहीं करना है. जैसे हमें लगता है नाक बंद है, नाक में से पानी आ रहा है, खून आ रहा है और हेडेक हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उन्हें बताएं, वो जांच करेंगे. और इसका जो निदान है बहुत ही आसान है और हम इसको आसानी से इसका जांच करके पता लगाया जा सकता है. और जितना जल्दी हम पता लगाएंगे उतना अच्छे से इसका इलाज किया जा सकता है. Okay. So clearly, the message is very clear. You need to get hold of the early signs and call the doctor for help. Don't delay it, because as you keep delaying it, it becomes difficult and it becomes almost impossible to check black fungus. Well, I've got a message here from RK Goel. He's got a question with regards to quarantine, especially for people traveling or coming to India. He says if an Indian national residing in the United States is fully vaccinated, which means he's taken both his doses of the Pfizer vaccine and tested COVID negative before flying into India, does he still needs to be in, or does he still need to live in, when he comes to India, does he need to live in quarantine for a while? And if so, how long is the duration for quarantine? Is this question to me? Yes, it's to you. Yeah, so once you are vaccinated, fully vaccinated, it is more than 2 weeks after the second dose, Okay. 3-4 weeks. I don't think so you need to be under any quarantine. Okay. Until unless the rule of the country, of the airport where you are landing, they mandate that. They may suggest doing a RT-PCR test for you and can do that, but there is no need to be under quarantine. Okay. जी डॉक्टर डागा, आपसे ही ब्लैक फंगस से जुड़ा हुआ आगे सवाल मैं पूछना चाहूंगा. ब्लैक फंगस को लेकर इससे पहले कि मैं ये सवाल दोहराऊं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं. ऋषभ कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से हैं. ऋषभ जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए. नमस्कार सर. जी नमस्कार ऋषभ जी, अपना सवाल बताइए. सर मेरा सवाल है कि मेरी दादी जी का 3 महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है. Okay. और तो वो कोविड वैक्सीन ले सकती है या नहीं? जी डॉक्टर दागा. जी कितने महीने पहले कोविड हुआ? 3 महीने पहले. सर 3 महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कोविड वैक्सीन ले सकती है या नहीं? कितने समय पहले हुआ है कोविड? नहीं सर, उनको कोविड नहीं हुआ. 3 months बिफोर द पेशेंट हैज हैड अ किडनी ट्रांसप्लांट. बिल्कुल ले सकती हैं, लेना चाहिए उन्हें, कोई इशू नहीं. जी थैंक यू. जी डॉक्टर दागा, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा था ब्लैक फंगस को लेकर कि इसको लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि हॉस्पिटल में अगर ज़्यादा उनका इलाज चला है, किसी कोविड पेशेंट का ऑक्सीजन दी गई है, तो वहाँ से चांसेस रहते हैं कि वो उनको ब्लैक फंगस हो सकता है. बहुत से सवाल लोगों के इस बारे में ये आते हैं कि क्या ये कम्युनिकेबल है और क्या ये उनको हो सकता है जिनको कोविड नहीं हुआ है लेकिन वो डायबिटिक हैं
और वो किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं? देखिए, पहली बात तो ये कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। जैसे कोरोना फैलता है या टीबी फैलती है या दूसरी फ्लू फैलता है, तो उसमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको उससे कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, जिनको कोविड नहीं हुआ है और उनको और कोई बीमारी नहीं है, तो उनको भी इसका होने की चांस नहीं है। लेकिन जो डायबिटिक है और अगर उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा शुगर चल रहे हैं, उनको और भी बीमारियां हैं, या जिन लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, जैसे नए किडनी लगा है, नया लीवर लगा है, या जिन कैंसर की बीमारियां है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है। Okay, Dr. Ashutosh, I've got a question for you. This is on the Facebook page. Namrata Bhalla, who's 55 years. She's been infected with COVID in April, and after that she's been fine, but her temperature continues to be around 100, and she's also got cough now. So she's asking, can she go ahead and take the first dose of vaccination? डॉक्टर राकेश कुमार जी, देखिए, अभी जो गाइडलाइन आया है वो ये है कि कम से कम 6 हफ्ते वेट करना है आपको वैक्सीन लेने के लिए। और दूसरा, अगर कफ है तो उसके लिए एक बार अपनी जांच जरूर कराएं। अगर 6 हफ्ते हो गए हैं तो फिर आप ले सकते हैं। Okay, after 6 weeks you can go ahead and take your vaccination. Also, another question here, Karthik has got a question. He says, my aunt is infected with COVID-19. She is in a progressive mode, but her body is very itchy. Is that a side effect, or how would you look at that particular issue? Itchy. Dr. Biswas. देखिए, अब itching is usually maybe there are a lot of drugs probably given during the COVID. And पहले तो देखना है कि ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, एलर्जिक हो सकती है, तो ये एक्सक्लूड करना होगा कि व्हाट आर द मेडिसिन गिवन, और मे बी ड्यू टू डिजीज इटसेल्फ समटाइम्स मे हैव ईचिंग, तो उसमें आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जरूरी है। एंड देयर मे बी लॉट ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, तो वो देख के प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर। जी जी, डॉक्टर राकेश, अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं जिनको थोड़े सिम्टम्स होते हैं वो घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं, होम क्वारंटीन के दौरान ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कब वो साइंस आते हैं जब उनको लगता है कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या कुछ और टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि आपको सांस ठीक से नहीं आ रहा है या आपको दम घुटने जैसी आपको अगर फीलिंग आ रही है, तो अपना आप अगर ऑक्सीजन लेवल चेक करें, और अगर वो 90 से नीचे आ रहा है तो आपको जरूर हॉस्पिटल को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो फिर रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है, हो सकता है आपको और सब कुछ जरूरत हो या उसमें मेडिसिन ऐड करें। क्योंकि दूसरा ये है कि घर पे अनसुपरवाइज स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना, स्पेशली जो घर पे जिनको बताया जाता है कि आप अपना इलाज घर पे कर सकते हैं, इसका मतलब उन लोगों को स्टेरॉइड को जरूरत नहीं है, तो स्टेरॉइड देंगे तो उसके बाद फंगस का चांस है। और इसके अलावा अगर उसका और कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो होश है, जिसको हम बोलते हैं कि सेंसोरियम है, जो आपकी अलर्टनेस है, वो अगर आपको कम हो रहा है तो उस वक्त आपको हॉस्पिटल में कांटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन मेन ये है कि ऑक्सीजन लेवल जैसे आपको कम होता है तो आपको जाना पड़ेगा। Okay, doctor, there is also a prevalent method that doctors are advising CT scans, for people who are having some kind of infections and who's if they are COVID positive or otherwise, people have been advised to take more CT scans. Do you advise when should people actually go for CT scans? Is it purely the doctor's discretion, or if a person feels uncomfortable, say after 7th day, 8th day of COVID, he or she should go and get a CT scan done? नहीं, सीटी स्कैन तो अपने आप नहीं कराना है, स्पेशली जो लोग घर पे अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सीटी स्कैन शुड ओनली बी डन इफ द डॉक्टर एडवाइजेस। ओके, जी,
और कुछ सवाल हमारे पास फेसबुक पर आ रहे हैं और ब्लैक फंगस से जुड़े हुए ही कई सारे सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर दागा, ब्लैक फंगस से जुड़े कई सवाल आ रहे हैं और लोग यही जानना चाहते हैं, आपने पहले भी बताया था कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से घर पे हो सकता है या इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है? देखिए, सिम्टम्स डॉक्टर राकेश ने बताए हैं, मैं बता देता हूं कि अगर आपको साइनोसाइटिस जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, नाक में दर्द हो रहा है, नाक ज़्यादा बंद हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में स्वेलिंग आ रही है, आंखों से दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सर दर्द बहुत सीवियर होने लग गया है, या दांतों में भी आपके कुछ तकलीफ हो रही है, बुखार आ रहा है, तो ज़्यादातर ये सिम्टम्स होते हैं। और अगर आपको कोविड हुआ है उसके 1-2 वीक बाद भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। और बाकी जो दूसरी बीमारियों का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, डायबिटीज, कैंसर वालों को, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों को, उनको तो कभी भी ये हो सकता है। लेकिन इसका इलाज 2 तरह का है। आपकी डिजीज कितनी है, अगर आपकी बीमारी केवल नाक में ही है और आगे नहीं जा रही है, तो अगर जल्दी पकड़ में आ गई है तो उसकी आप इंजेक्शन की दवाई शुरू करनी पड़ती है और वो घर पे लेना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको अस्पताल में जाना पड़ेगा। पर हाँ, क्योंकि ये दवाई 4 से 6 सप्ताह तक चलानी पड़ सकती है, तो 1-2 सप्ताह बाद आप घर पे भी अगर कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो दिन में एक बार ये दवाई देनी। Okay, we've got another caller waiting by Viresh, calling us from Karnataka this afternoon. Viresh, welcome to Dr. Speak. Please go ahead and ask your question. सर, मुझे लियोसल्फराइड कंटेंट से एलर्जिक है। मुझे एक बार मसल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हुआ था, तो मुझे वैक्सीन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? Dr. Biswas, you like to take that one? या लियोसल्फराइड आपका एक पर्टिकुलर मेडिसिन में है, बट इसमें वैक्सीन के साथ इसमें डायरेक्टली कोई रिलेशन हमें लग नहीं रहा है। बट ये अगर ये हिस्ट्री है कि किसी चीज में भी एलर्जिक है तो केयरफुली लेना होगा, बिकॉज आपका यू शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ वैक्सीन। तो आपको थोड़ा सा केयरफुली, जहाँ पे सेंटर है जैसे अपग्रेडेड सेंटर में, आपको वैक्सीन लेना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके देखना है कि कोई रिएक्शन है कि नहीं। बट इसमें डरने वाली ज्यादा कोई बात नहीं है, आप ले सकते हैं। Okay, I've got another message here on it's Nipun Pratap. In post-COVID, the temperature of the body remains 99.4 degrees. There's something to worry. Dr. Rakesh Kumar, you like to take that one? Okay. Actually, important thing is once they are discharged and they are okay or they have some symptoms, they have to go for the follow visit. That is one important aspect. The follow visit shows that everything is fine, then there is no worry. It is important how they're taking temperature also. Okay. At time not at all, especially if you take some hot drink and then you take temperature, it will come little high. So if all other symptoms are not there, if they are feeling good, well, and just take an opinion from your treating doctor, and if they also get it clear, then there is no worry. Okay. जी, डॉक्टर दागा, आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर करते हैं उनकी एंटीबॉडीज़ रहती हैं और 3 महीने बाद जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसके बारे में क्या अभी तक कोई स्टडी है कि वैक्सीनेशन 3 महीने के बाद जो वैक्सीनेशन लेना है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, जो वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, या इस तरह की कोई इस बारे में कोई स्टडी है? देखिए, अभी बहुत कम इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हाँ, कुछ स्टडीज हैं जिसमें ये देखा गया है कि एंटीबॉडीज काफी व्यक्तियों में 6 महीने बाद कम होनी शुरू हो जाती है। Okay. ये 3 महीने का जो पीरियड है बहुत आर्बिट्रेरी है। अभी मेरे को ये लगता है कि ये गवर्नमेंट ने ज्यादा वैक्सीन की कमी के कारण ऐसा डिसाइड किया है। हालांकि हम जनरली एडवोकेट करते थे कि आपको कोविड होने के 4 वीक बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, जिससे आपकी एंटीबॉडीज और बूस्ट अप हो जाएगी। Okay. लेकिन हमें ये भी सवाल देखना है कि जो वैक्सीनेशन के कारण आपका एंटीबॉडीज बना है वो भी कितने टाइम तक रहता है। Okay. 6 महीने तक रहेगा, 8 महीने तक रहेगा। Okay. तो ये सब इंफॉर्मेशन अब क्योंकि दिसंबर से शुरू हुआ है, तो अभी तो हमें 5 महीने ही हुए हैं वैक्सीनेशन शुरू करते हुए वर्ल्ड ओवर।
तो अभी हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वैक्सीनेशन से आपको 1 साल तक प्रोटेक्शन मिलेगा या 4 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक। उम्मीद ये की जाती है कि 9 महीने तक या 1 साल तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। Okay. तो ये ज्यादा आर्बिट्रेरी है, ये डेफिनेटिव नहीं है कि 3 महीने बाद लगाइए आप। अगर अवेलेबल है तो वहां तो लग रहा है 4 वीक के बाद भी, 6 वीक के बाद भी। Okay. और क्योंकि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है तो ज्यादा पॉपुलेशन को प्रिवेंट, ये कोविड ना हो, कवर करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। जी Okay. We've got another caller waiting. जी डॉक्टर आशुतोष, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। नरेंद्र सिंह हैं गौतम बुद्ध नगर से। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये पता कर रहा था कि हमारी मैडम को शुगर है और थायराइड है और उनको पिछले महीने 28 तारीख को टाइफाइड पॉजिटिव था, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? उनकी जो डेट है 27 तारीख है। जी, और वो अभी नेगेटिव हो चुके हैं? हाँ जी। जी, डॉक्टर आशुतोष। टाइफाइड, देखिए कोई भी बीमारी अगर इन्फेक्टिव है, इन्फेक्शन है, तो एक गैप देके हम लगवा सकते हैं वैक्सीन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन में क्या होता है, लॉट ऑफ सिस्टम जो साइटोकाइन, केमोकाइन एंड फाइटिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा गैप देके ले सकते हैं। जैसे टाइफाइड फीवर आपका अगर इसमें आपका 1 महीना हो गया है गैप, तो आप इजीली आप उसको वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, Dr. Rakesh Kumar, this is a question that Manish Kashyap has put. He says, in the post-COVID, he's got COVID, but if a patient becomes fine, does he need to change all his oral hygiene, especially when it comes to changing his toothbrush, his tongue cleaner? Does he need to go ahead and do that? No, oral hygiene has to be maintained. That is important aspect. True. Because after even COVID goes off, the immunity takes some time to come back. Okay. So hygiene is very, very important. The oral hygiene, even whenever he goes out, he should wear mask. So there is changing brush is not that required, because this virus is not that strong. Even the mild antiseptic kills this virus. So if you want to change brush, anyway, brush need to be changed every 4 to 6 weeks. But if he has just bought a brush, there's no need to change. जी, डॉक्टर दागा, एक और सवाल ले लेते हैं। जय मांझी पूछना चाहते हैं कि आई हैव रिपीटेड द RT-PCR टेस्ट 2 times और दोनों बार ये पॉजिटिव आया था और वो क्वारंटाइन में हैं, 10 दिन हो चुके हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो क्या वो फिर से RT-PCR टेस्ट करवाएं? और उन्होंने लिखा है कि वो डायबिटिक भी हैं। देखिए, 10 दिन के अंदर 2 बार कराना एडवाइजेबल भी नहीं होता है। आपने क्यों करवाया, सबसे पहले तो ये बात है। जनरली हम एक बार कोई पॉजिटिव आता है तो उसको 10 दिन के पहले रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर पॉजिटिव आ भी गया है आपका तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। अमूमन हमने ये देखा है कि 10 दिन के बाद एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन जाना कम है, चांसेस है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसी रिपोर्ट्स आई है और स्पेशली वियतनाम से एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने देखा है कि 3-3 वीक तक एक मरीज से दूसरे मरीज को ये ट्रांसमिट हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये ट्रांसमिट हुआ, वो पॉजिटिविटी थी और उसको कुछ सिम्टम्स थे। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, 10 दिन निकल गए हैं और RT-PCR पॉजिटिव है, तो चांसेस तो बहुत कम है। फिर भी मैं एडवाइज करूंगा कि आप 3-4 दिन का क्वारंटाइन और कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप डायबिटिक भी हैं। और सिम्टम्स कभी कभी 10 दिन 12 दिन के बाद भी कुछ व्यक्ति को आ रहे हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने सिम्टम्स मॉनिटर करें, ऑक्सीजन मॉनिटर करें। Okay, we've got another caller waiting by Dinesh Kumar calling us from the National Capital. Dinesh जी, स्वागत है आपका। Please go ahead, ask your question. जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं दिनेश कुमार बोल रहा जी। मेरी नाक से बंद रहती है, कभी कभी 5-6 महीने से दिक्कत है, और छींक बहुत आती है और एक से पानी गिरता है, मतलब 2-3 टोपे 4-5-6 ऐसे गिर जाते हैं नीचे। जी, कोविड से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है आपकी? नहीं, कोविड से जुड़ी कोई समस्या नहीं। जी, जनरल सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर दागा? देखिए, जिस तरह से आप ये सिम्टम्स बता रहे हैं, ये तो मुझे इनको
एलर्जिक लग रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं इसको हम, और बहुत कॉमन है ये तो। और दिल्ली में रहने वालों को और ज़्यादा है, इतना पॉल्यूशन भी है, तो इससे कोई कोविड से लिंक मुझे नहीं लगता है। अगर उसमें कोई नई चीज़ डेवलप हो गई हो कि साथ में फीवर हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, या आपको खांसी शुरू हो गई है, तो ज़रूर आप टेस्ट करा सकते हैं कोविड का। अदरवाइज इसका इलाज आप किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं, और एंटी एलर्जिक दवाई आपको दी जा सकती है, कुछ नेजल स्प्रे भी दिया जा सकता है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो रेगुलर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जी Doctor, I've got a question from Shivam Khare. He's put it on Facebook. It says, with CRP and D-dimer well within limit, can IL-6 and ESR get elevated? If so, what does that indicate? किन से पूछा है? Dr. Daga. Sorry, I see. देखिए, please do not see the reports. अगर आपके मार्कर्स बढ़े हुए हैं, कोई भी मार्कर बढ़ा हुआ है और आपको सिम्टम्स हैं, और आपका कोविड पॉजिटिव है और अभी 13-14 दिन नहीं निकले हैं, तो फिर आपको थोड़ा चिंतित होने की जरूरत है। और मार्कर्स का भी कुछ लेवल होता है, और बहुत सारी कंडीशन में सीआरपी एसआर बड़ा हो सकता है, केवल कोविड में नहीं, बहुत सारी और इन्फेक्शन में हो सकता है। बहुत सारी बिना इन्फेक्शन की बीमारियां होती है, जैसे जोड़ों की बीमारी होती है, किसी को कैंसर है, किसी को और भी कोई बीमारी है, उनमें भी बढ़ा हुआ हो सकता है। जी डॉक्टर राकेश, एक और सवाल है फेसबुक पर, हमारे ये दर्शक हैं, ये पूछना चाहते हैं, करण सिंह हैं, ये कहते हैं कि इनकी माँ का ट्रीटमेंट पीरियड 20 दिन हो चुका है हॉस्पिटल में, उन्हें कोविड था, लेकिन डिस्चार्ज के समय में डॉक्टर ने कहा कि आरटीपीसीआर की ज़रूरत नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि आरटीपीसीआर की ज़रूरत नहीं होती? आजकल गाइडलाइन ये है कि वो जरूरी नहीं है कि आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव हो तभी आपको डिस्चार्ज करें, या तभी हम बोले कि अब आप ठीक हैं। पहले बिगिनिंग में जब स्टार्ट हुआ था तो हम हमेशा ही करते थे कि आरटीपीसीआर जब तक नेगेटिव नहीं हुआ तब तक आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया गया। जैसे पहले भी डॉक्टर डागा ने बताया कि जो इन्फेक्टिविटी है इसकी, या जो एक्टिविटी है इसकी वायरस की, वो आमतौर से 2 से 3 हफ्ते रहती है। तो अगर उनको ऑलरेडी 3 हफ्ते हो गए हैं तो मेरे को लगता नहीं कि आरटीपीसीआर की जरूरत है, अनलेस के इनके जो डॉक्टर जिनको ट्रीट कर रहे हैं वो अगर बोलते हैं तभी करना है, अपने आप कराने की जरूरत नहीं है। Okay, Dr. Biswas, when you look at this particular problem, especially when it comes to people landing up in hospitals, there is a big fear, especially when it comes to, the medical expenses that are revolving around it. Do you somewhere feel there seems to be some kind of, some kind of benchmarks that need to be set, especially when it comes to COVID treatment and the bills that, revolve around it? This is a very important question. Lot of the government has taken really very strong steps to regulate this, all dispensing the medicine, black marketing of the medicine, the high-end medicine, remdesivir, tocilizumab, and the hospital, if they are keeping this, and what is the price there, it is already there, and government is trying their best, and everybody is also seeing this is happening. And after admission, in most of the time in the private hospital, there is no control of this cap. There are many ways it is manipulated and not really being seen very meticulously to examine how this all rates and what is the ICU rate and all this going on. But yes, the message has already been given, but problem is how to implement this and how to really examine it is really happening in the real ground situation or people are really exhausted and there are many ways that people are spending money, the high expenditure with this in this situation, pandemic. So I feel strongly this should be looked into, and the government hospital already they are giving free everything. Government is giving even in our hospital all free, even remdesivir, tocilizumab, so many things, and also for the government hospital is clear, but about the private sector, I think we need to look into that very seriously, and the cap is definitely should be there for all these tests and the medicine and everything, the charges that is on ICU. This is a very important issue really to be looked into. जी डॉक्टर डागा, एक दर्शक हैं मुकेश शर्मा,
कई बार इन्होंने ये सवाल पूछ लिया है, आप इनके सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि इनका हार्ट 25% काम कर रहा है, क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, इससे कोई संबंध नहीं है, आप वैक्सीन जरूर ले सकते हैं जी। और एक और सवाल है, संतोष पांडे जानना चाहते हैं कि इनको फीवर था 98.6 10 दिन पहले और उनको थोड़ी खराश है पिछले 30 दिन से। उनका वैक्सीनेशन का शेड्यूल है 28 मई का, तो क्या वो भी वैक्सीन ले सकते हैं डॉक्टर डागा? बिल्कुल ले सकते हैं, इतना लंबा पीरियड है और 98.6 बुखार नहीं माना जाता। Okay. जी। Dr. Biswas, there is a question by one of the viewers here, Rajnikant Patel. He says, I got my first shot of Covishield on 10th of April, the second one on 20th, and after that on 24th of April he's tested positive. Now when is the perfect time for him to go ahead and take his second shot of Covishield vaccine? This is really, it has been said that there are at least now there are 12 weeks gap. So Okay. From the infection and also from the first day. So there is, you have to give enough gap in the Covishield and there is no change in the Covaxin. Okay. So the policy has been changed regarding only the Covishield. So you can go for after 3 months for the the 12 weeks usually. Okay. From the day of recovery. Okay, Dr. Daga, I've got a question from Anuj Jaiswal. He says, can people who are fit and fine, he's somewhere in his mid 40s at 43, a healthy person, he's asking whether can people go out for their morning walks, with or without a mask? No, you go for a morning walk, but please use a mask. Okay. If the place where you are walking, there is no one else, then you can take off your mask, but otherwise use a mask. Okay. जी। डॉक्टर राकेश, एक सवाल है, सरोज कांता नायक पूछ रहे हैं कि उन्हें कफ है और वो पिछले 2 हफ्ते से कफ कर रहे हैं। उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया था, वो नेगेटिव आया था। क्या उन्हें RT-PCR करवाने की जरूरत है? अगर उनको कफ के अलावा और कुछ है? जी नहीं, उन्होंने लिखा है कि आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ कफ बट नो एनी अदर सिम्टम्स। नहीं, मुझे नहीं लगता कि RT-PCR कराने की जरूरत है। कोविड इतने दिन तक नहीं रहेगा। अगर कोविड होता तो अभी तक 2 से 4 दिन, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर उसके अंदर बाकी सिम्टम्स आ जाते हैं। Okay. Okay. Also, Dr. Biswas, when it comes to information being available when it comes to COVID-19, but there is a lot of also misinformation that's available. People coming out with various kinds of cures, various kind of shortcuts that have been given to people. Somewhere do you feel in case people have doubts, where should they refer to? Especially people who are in the urban areas too, when they have doubts, where should they look up to or where should they refer to get the right information? Yeah, very challenging now during this pandemic. The hospitals are very busy and the doctors' availability is also very poor. So there are a lot of online. The people, those are physicians. They are informing about the personal. The phone number. So I think each and every area there are physicians and the hospitals are designated. The government is also district hospital, private hospitals also there. So depending on where they are living. Now without visiting to this crowded place, that is also risk. People usually they don't want to visit. So इस time में फिजिकल प्रेजेंस होके हॉस्पिटल में विजिट करना एक रिस्की है। Okay. तो ओवर टेलीफोन आई थिंक कंसल्ट कर सकते हैं, बट देयर इज आल्सो सम लिमिट। ये नहीं कि कंसल्ट करके फिर उसमें जो द सिम्टम्स है ठीक से बता नहीं पाते, तो इसमें गैप हो जाता है। अगर सीरियस है सिम्टम्स के बारे में लगता है कि कुछ क्योंकि हमने देखा है कि लोग वेट करते हैं कि नहीं कुछ नहीं या अपने आप ठीक हो जाएगा, चलो जुकाम है, खांसी है, और कोरोना तो 70-80% हम फिजिशियन भी डॉक्टर्स भी बोलते हैं भाई अपने आप ठीक हो जाते हैं 60-70%। तो लोग भी इसी उम्मीद से वो वेट करते हैं, बट जब 5-6 दिन के बाद जब सीरियस होने लगते हैं तब हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वो रैपिडली डिटोरिएट करते हैं। हमने देखा है कि 1/4 ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन जो बीमारी में आते हैं 5-6 दिन के बाद 7 दिन में, तो उनको जो रैपिड जो ARDS होते हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस एंड साइटोकाइन स्टॉर्म, तो उसमें फिर चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसीलिए
कम्युनिकेशन तो ठीक है, डॉक्टर्स का फोन नंबर भी अवेलेबल होते हैं लोकेलिटी में, तो जरूर उनसे सजेशन लेना चाहिए, बट ये नहीं कि ओवर फोन ही लास्ट मोमेंट तक रहे, और एक लिमिट है तो तुरंत हॉस्पिटल विजिट करके पर्टिकुलर फेस टू फेस डॉक्टर से मिलके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जी ओके। डॉक्टर डागा, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मुन्ना है मेरठ से। आप इनका सवाल सुनिएगा। मुन्ना, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो। जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरे डॉक्टर साहब हाथों पर, चेहरे पर, छाती पर लाल लाल दाने हो गए हैं, आंखों के नीचे सूजन है, आंखों के नीचे दाने हैं, और जिसमें तेज खुजली है, पानी डलता है तो और खुजली मचती है, इससे आंखों में जलन है, आंखों से पानी आ रहा है, नाक में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही बुखार है, ना ही कोरोना हुआ। ओके, ये क्या चीज है ये? नहीं तो ये आपको कितने दिन से है, पर जो भी ये सिम्टम्स हैं ये कोविड के नहीं लगते हैं मुझे, जिसमें कि खुजली आ रही है और वो हो रहा है। दूसरे तरह के वायरल फीवर में भी ऐसे हो जाते हैं, बिना फीवर के भी ये सब कुछ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके लिए कोई चिंतित होने की जरूरत है, और अगर आपको 2 सप्ताह हो गया है इससे, तो आप कोई भी अपने फिजिशियन से संपर्क कर, तो आप अभी कोई फिजिशियन से संपर्क करके आपका एंटी एलर्जिक दवाई ले सकते हैं। और अगर 4 दिन ही हुए हैं तो आप मॉनिटर करिए। अभी ऐसे रैशेस कभी कभी कोविड में भी होते हैं, लेकिन और भी सिम्टम्स जरूर आएंगे आपको अगर है तो। और कोई अगर बहुत एप्रीहेंशन है, आपको चिंता है, तो आप अपना टेस्ट भी करा सकते हैं कोविड का, वो तो फ्री है सरकार की तरफ से। ओके, लेकिन लगता नहीं मुझे कि ये आपको कोविड है। ओके जी डॉक्टर, धन्यवाद। जी डॉक्टर राकेश, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक पूछना चाहते हैं, सुषमा ये जानना चाहती हैं, ये हाउसवाइफ हैं और ये इनको कोविड पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद 17 दिन इन्होंने क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। अब ये जानना चाहती हैं कि ये अपने घर में घुल मिल सकती हैं, घर के काम कर सकती हैं, बच्चों के लिए खाना बना सकती हैं? जी, अगर 17 दिन कोविड ठीक होने के बाद की बात बोल रही हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। जी, अगर 17 दिन ठीक हुए हैं तो अभी कोई ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। ये अपना जो नॉर्मल एक्टिविटी है, घर के जो बाकी लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। Dr. Biswas, now talking about the third wave, on which there's a lot of fear that's been there in the market. You generally when you walk down, you hear parents talking about the third wave and how it could affect children. Do you somewhere feel that there is more of fear psychosis that's been created? And Dr. Randeep Guleria has time and again spoken about it not being severe, but what's the ground reality? The ground reality is that yes, this is just speculation, no? Okay. Because the wave we have seen, and then second wave we have seen. So the waves and the behavior, lot of factors are calculated. So this is just an assumption, and this is a prediction. And then we are not sure that how it will be still, and then that there is a slight paradigm shift of that towards the children population are affected. So this is just at this moment we have observed second wave. This is the scenario. Now based on that, there is some speculation that probably third wave will be like that. But it is not that with this vaccine, if we cover up the vaccine, maximum people are vaccinated, probably this third wave would be aborted, and there may not be this third wave also. If you strictly follow, if we have understood the transmission dynamics of this corona, that this is the behavior, our COVID appropriate behavior, we strictly follow, probably, and with the vaccine, strength of the vaccine, probably in future. Okay, जी। और डॉक्टर डागा एक सवाल जी, this is apprehending, and probably this is fear psychosis, mostly is in our mind. Okay. जी, डॉक्टर डागा एक सवाल ले लेते हैं फेसबुक से। ये तुषार हैं, ये जानना चाहते हैं कि इनकी माँ को चेस्ट में पेन है और उनको डिस्चार्ज हुए 1.5 महीना हो गया है। चेस्ट में सुई जैसा लग रहा है, कह रहे हैं डिस्चार्ज हुए उनको, लेकिन 1.5 महीना हो चुका है। तो क्या कुछ चिंता की विषय है?
नहीं, मुझे नहीं लगता है। अगर उनको कोई डायबिटीज, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की पुरानी बीमारी नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है, तो केवल सुई जैसा चुभन दर्द कोई खास बात नहीं। अगर उनका कोई सांस फूलता है चलने में या उनको और कोई तकलीफ होती है तो सोचने की बात है, या उनको चक्कर आते हैं या कुछ ऐसा होता है। अदरवाइज ये सुई जैसे चुभन का पेन चेस्ट में कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी अपने डॉक्टर से संपर्क करके उनका ब्लड प्रेशर वगैरह, पल्स रेट वगैरह वो चेक कराएं। अदरवाइज कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। Okay. Dr. Biswas, when you look at this particular problem, the way things stand, do you somewhere feel that considering the limitations that we had, especially when it comes to the second wave, do you feel that we have done exponentially well in tackling the virus? No, we have seen really the system has thrown out of the gear, and everything. You have seen the oxygen capacity that we had, and in the first wave we did not really face this kind of scarcity of the oxygen. Okay. Second is that capacity of the admission of the hospitals, even private and government hospitals. So there was no bed at all. The bed availability for admission was really a nightmare for everybody. People are standing in front of the hospital, hundreds and hundred people are waiting with the hypoxic state and the about gasping state, and a lot of people died on the street. We have seen you people have also shown through your media what is a serious situation that we faced last 2-3 weeks. Okay. So definitely we are not well prepared. Okay. We did not imagine this kind of dangerous situation that we are going to face in second wave. We thought probably the first wave is all over, but the second wave taught us many things, and we really we need to augment. We need to be very serious about, and this may be more waves, a giant wave more than this may come, but we don't know. So we have to be very prepared more than this what we have right now. Dr. Daga, a quick word from you on this. After good percentage of vaccination, will we see more of herd immunity, or do you see that there could be more breakthrough infections every now and then? No, so this is very well known science that for herd immunity to be there, 60 to 70% population should be vaccinated or should have suffered COVID. So that if that percentage for India, that will take many more months to go. Okay. With the kind of vaccination scarcity we have right now. So we have to be very cautious for next 6 to 9 months still. The lockdown has helped us definitely this in second wave now, but moment it opens up, everyone has to follow the COVID appropriate behavior. Okay. And also please go for vaccination. Do not get carried away by myths about vaccination, that it may cause clots, it may cause sudden cardiac death, or it is not effective. It is very effective, and you have to go for it and continue to have a COVID appropriate behavior. Okay, so there are still questions. We have to wait for a long period now, because we have a huge population, and even accessibility to vaccination for most of them is at the moment limited. Okay, herd immunity looks far, is not achievable at this point in time. We'll have to wait for many more months for that to happen. Well, on that note, and there are still many more questions coming in, but we're going to continue this later at 3 p.m. At this point of time, it's time for me and Teji to say goodbye, but also thanking all 3 doctors, who took time out from their busy schedules, joining us on this program, clearing the doubts that audiences had, people had on social media, clearing the doubts in their minds, especially when it comes to their loved ones, their near and dear ones, with regards to the pandemic. Thank you all 3 gentlemen for joining us. Well, it's time from both of us to say goodbye on this show. It is a pleasure having all of you connected with us as we looked at this problem and taking this challenge head on. Thanks for watching. Bye-bye. Take care. Namaskar.